स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए फिर से लेकर आए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस से क्या है संबंधित है, यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि प्ले स्टोर पे नियो शिक्षा का ऐप भी आ गया है, तो आप इसे एक बार डाउनलोड करके ज़रूर क्या है विजिट करें। चलते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है। ऑप्शन है किशनगंज, पटना, बांका, भागलपुर। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है, किशनगंज है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है, किशनगंज में। अगर बात करें बिहार की औसत वार्षिक वर्षा का, तो लगभग कितना, 1000 मिलीमीटर है। और अगर बिहार के सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला की बात करें तो क्या है, औरंगाबाद। तो आप एक क्वेश्चन देखिए यहाँ हो गया कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन, औरंगाबाद। अधिकतम वाला कौन, किशनगंज। और लगभग जो औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। बिहार का क्षेत्र बंगाल खाड़ी के मानसून शाखा से क्या है, अधिक प्रभावित होती है। यानी कौन सा मानसून बिहार के सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो उठती है तूफान, वो उस मानसून जो है बिहार को सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। चलते हैं आगे। अगला है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है। यानी किस देश के सभी नागरिकों को जो है वो वोट देने का क्या है, अधिकार मिला। तो पहला ऑप्शन है इसका रूस, न्यूजीलैंड, चीन, यूएसए। यानी किस देश के नागरिक को जो है क्या मिला, वोट देने का अधिकार। देखते हैं, बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश जो है वो कौन है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जो अपने सभी नागरिकों को जो है ना वो क्या दिया, समान मताधिकार दिया। बताता है 1893 में न्यूजीलैंड सभी नागरिकों को समान मताधिकार क्या है, प्रदान करने वाला पहला देश बना। तब एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि समान अधिकार देने वाला पहला देश कौन, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में नागरिकों को समान अधिकार कब दिया गया, 1893 में। कब होगा, तो 1893 में। कौन सा देश होगा, तो न्यूजीलैंड होगा। बताता 19 सितंबर 1893 को गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने एक नए चुनाव अधिनियम क्या है, हस्ताक्षर करके इस कानून को क्या किया था, पारित किया था। तो इसके लिए कानून कब पारित किया गया था, सभी लोगों को मताधिकार देने के लिए, 19 सितंबर 1893 को। आगे अगर बात करें इससे संबंधित प्रश्न पर, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 मत देने का अधिकार का क्या है, गारंटी देता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत के नागरिकों को मत देने का अधिकार जो है अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो आप बोलेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, 326 में वर्णित है। आगे बताता है, भारत में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कार्यक्रम जो है 1950 में क्या है, प्रदान किया गया। तो भारत में सार्वभौमिक यानी जितने भी लोग हैं, वैक्स हैं, उनको वोट देने का अधिकार कब दिया गया, 1950 में। कि जो भी वैक्स लोग हैं उन सारे लोगों को वोट देने का क्या है, अधिकार है। आगे बताता है कि रूस में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का कार्यक्रम 1917 से क्या है, प्रदान किया गया। रूस में कब दिया गया वोट देने का अधिकार वैक्सों को, 1917 में। भारत में कब दिया गया, 1950 में। न्यूजीलैंड में कब दिया गया, 1893 में। और आपका बात करें ब्रिटेन में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का कार्यक्रम कब चला, 1928 में। तो ब्रिटेन में सर्व को वैक्स को मताधिकार कब मिला, 1928 में। रूस में वैक्स को मताधिकार कब मिला, 1917 में। आपका जो है भारत में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कब मिला, 1950 में। और भारत में जो मतदान देने का अधिकार का जो गारंटी है वो अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो अनुच्छेद 326 में। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च सदन है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा, चौथा है इनमें से सभी। इसका आंसर तो आपको पहले से ही पता होगा। आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। और निम्न सदन किसको बोलते हैं, तो लोकसभा को।
उच्च सदन राज्यसभा को और निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। ठीक है ना, लोकसभा को। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग संसद बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे आइए, बताता है कि हमारा राइट आंसर बी हुआ। उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। 3 अप्रैल 1992 को राज्यसभा का क्या है? गठन किया गया। फिर आपसे एक सवाल यहाँ पूछेगा कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1992 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का क्या प्रावधान करता है? तो आपसे पूछेगा कि राज्यसभा के संरचना यानी बनावट के बारे में अनुच्छेद कितना में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 80 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 80 में। राज्यसभा के सदस्यों की अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या आप ध्यान रखेंगे कितना है? 250। अगर कोई पूछेगा आपसे कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना है? 250। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं, तो अगर वर्तमान में निर्वाचित सदस्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 245। और इसको बढ़ा के हम लोग जो है ना वो कितना कर सकते हैं? 250। अधिकतम 250, निर्वाचित वर्तमान में कितने होते हैं? 245। आगे आइए, बताता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और भी जो संबंधित विशेष ज्ञान है उसमें के क्षेत्र से 12 सदस्य को क्या करता है? मनोनीत। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। तो अगर मान लीजिए 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है तो अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव कितना सदस्य का होगा? तो कितना सदस्य का होगा? 233। क्योंकि 233 प्लस क्या जोड़ दीजिए? 12। तो कुल वर्तमान सदस्य कितना हो जाएगा? 245। ठीक है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई पार्टिकुलर आदमी पूछते आपसे भैया कि आपका जो है ना निर्वाचित सदस्य कितना है? तो 233। ठीक है ना, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलाकर कितना हो गया? 245। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कई गो सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 गो। आगे बताता है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की सीट की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत में किस राज्य में राज्यसभा सीट की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीट की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो आपसे पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में कितना राज्यसभा सीट है? तो आप बता देंगे कितना सीट है? 31। उत्तर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 31। फिर उसके बाद इसी प्रकार से कुछ है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कितने हैं? 19। तमिलनाडु में कितना है? 18। आपका पश्चिम बंगाल में कितना है? 16। और आपका अपना बिहार जो है वहाँ कितना है? 16। तो बंगाल बिहार 16, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र क्या है? 19 और आपका उत्तर प्रदेश में कितना? 31। तो सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलें आगे, अगला है राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 246, 248, 249। तो चलते हैं, बताता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अनुसार कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है? विशिष्ट शक्ति। बताता है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व क्या है? घोषित कर सकता है। यानी राज्य से संबंधित जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्यसभा को। किसको दिया है? राज्यसभा को। और वो अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो अनुच्छेद 249 में। ठीक है ना, आइए आगे, अगला है इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, काम का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार और आपका किसी धर्म को स्वीकार करने का क्या है? अधिकार। तो कौन सा राजनीतिक अधिकार होगा? तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि चुनाव लड़ने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है ना, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार हो गया। वोट देने का अधिकार क्या हो गया? राजनीतिक अधिकार हो गया। तो बताता है भारतीय संविधान के द्वारा
नागरिकों को 7 प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया। कितना प्रकार का? 7 प्रकार का। अभी वर्तमान में आप 6 देख रहे होंगे, आप पहला बार सुने होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भैया पगला गए हैं का, ठीक है ना? नहीं, तो कितना अधिकार दिया गया? 7। हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितना अधिकार दिया गया था? 7 अधिकार दिया गया था, ठीक है ना? वर्तमान में 6। बताता कौन कौन था? तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से कितना में? 18 में। आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद कितना में? 19 से 22 में। आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। आपका शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। आपका सर्व संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और एक आपका जो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। इसी को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना? तो अगर आप इसको समाप्त कर दें, संपत्ति के अधिकार को काट दीजिए, तो आपको क्या को बच गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो आपको वर्तमान समय में जो है वो कितना अधिकार है? तो आपका 6 अधिकार है, ठीक है ना? लेकिन मूल संविधान में कितना था? 7। अब देखिए इसको कब समाप्त किया गया संपत्ति के अधिकार को? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में। कैवां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसको समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को। बताता है कि संपत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए के एफ 19 के सब क्लॉज ए के एफ और संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 के भाग 3 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानून का क्या है? अधिकार बना दिया। तो फिर आपसे पूछेगा वर्तमान समय में पूरे तरीके से कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इसको समाप्त करके कौन सा अधिकार बनाया गया? तो आप बताएंगे कि इसको समाप्त करके कैसा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। अब बताता है कि अब जब उसको समाप्त किया गया तो पहले कहाँ था संपत्ति का अधिकार? पहले किस अनुच्छेद में था जब उसको अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था? तो वो था आपका जो है अनुच्छेद 19 के ए के सब क्लॉज कितना में? एफ में। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज ए के एफ में। और आपका जो वहाँ से निकाल करके भाग 3 में था, लेकिन वहाँ से निकाल करके संपत्ति के अधिकार को भाग कितना? 12 के अनुच्छेद कितना? 300 ए में। तो आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को जो कानूनी अधिकार बनाया गया वो अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो आप ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में वर्णित है। कोई दिक्कत? आगे आइए। अगला है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 1916। तो आप बताएंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में नीति आयोग का गठन जो 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 को। बताता नीति आयोग के अध्यक्ष जो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्हीं के काल में गठित हुआ था। याद कीजिए 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, मोदी जी। और 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का क्या किए? गठन किए। और आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी। तो स्वाभाविक अध्यक्ष कौन होंगे? मोदी जी। बताता है नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन? सिंधु श्री कुल्लेर, ठीक है ना? तो नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सिंधु श्री कुल्लेर। बताता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो कौन थे? अरविंद पनगाडिया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। आपका बताता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो कौन? सुमन के बेरी, ठीक है ना? नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और ये क्या है? तो वर्तमान में है, ठीक है ना? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीबी आर सुब्रमण्यम, ठीक है ना?
BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के क्या है, CEO है। तो ये संबंधित प्रश्न हो सकते हैं उससे जुड़ा हुआ, नीति आयोग से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब उसके गठन के बारे में पूछ दिया तो उसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकता है, उसके उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकता है, उसके CEO के बारे में, उसके वर्तमान अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के बारे में भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आइए आगे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप किस तरह का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में अप्रत्यक्ष तरीके का लोकतांत्रिक क्या है, व्यवस्था है। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से क्या है, शासन में भाग लेता है। कौन, जनता। किससे भैया, अपने चुने, आप अपने विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, उसी के द्वारा ना आप शासन चलाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसमें हम लोग किसके माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाते हैं। बताता है फ्रांस, अमेरिका में भी कैसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, अप्रत्यक्ष। आप ये ध्यान रखिएगा, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जनसंख्या क्या होगा, अधिक, तो वहाँ अगर लोकतंत्र है तो कैसा लोकतंत्र होगा, अप्रत्यक्ष ही होगा, चाहे कोई भी देश हो। बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो जनता स्वयं शासन में क्या लेती है, भाग लेती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन जो है ना, वो पब्लिक का डायरेक्ट होता है, और वो क्या करती है भैया, तो कानून का निर्माण करती है। पार्टिसिपेशन डायरेक्ट लेती है और कानून बनाती है कौन, जनता। और यहाँ हम लोग भारत में जो बनाते हैं किसके माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से। अगर बात करें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उदाहरण का, तो आप एक नाम सुनेंगे देश का, स्विट्जरलैंड। यहाँ कैसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ना, जहाँ जनसंख्या कम हो वहीं जो है ना वो संभव है। ठीक है ना। अगर जनसंख्या अधिक है तो संभव नहीं है। यहाँ सब ये सारा प्रत्यक्ष कहाँ है, तो जहाँ जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ कैसा लोकतंत्र संभव है, तो प्रत्यक्ष वाला। विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत बिहार राज्य के लिच्छवी गणतंत्र से हुआ था। तो जब आप पढ़ेंगे बिहार में इतिहास, लिच्छवी गणराज्य के बारे में, ठीक है ना, पूरे तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि बिहार का जो लिच्छवी था, ठीक है ना, वहाँ कौन सा व्यवस्था था, गणतंत्र वाला। तो विश्व के लोकतंत्र की शुरुआत बिहार राज्य के कहाँ से हुआ, तो लिच्छवी गणतंत्र से हुआ। ठीक है ना। आगे आइए। अगला है, लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार, विविधता का संयोजन, चुनाव और हिंसा। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या नहीं है इसमें से, तो बताता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र का अर्थ हिंसा क्या है, नहीं है। अब लोकतंत्र जहाँ जनता का शासन है वहाँ हिंसा होगा, तो वो अच्छी बात है क्या, नहीं है। बताता है लोकतंत्र में लोगों के मूल अधिकारों का क्या होता है, गारंटी। जब जनता का शासन है तो स्वाभाविक है उनके अधिकार की ही बात होगी। आगे आइए। लोकतंत्र में सारी शक्ति जो है किसके पास होती है, जनता के पास। देखते हैं ना, चुनाव में नेताजी आपके दर पे आ जाते हैं, नहीं पहचानते भी हैं तो दर पे प्रणाम करके चले जाते हैं मत्था टेक के। बताते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, 1853 में। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। चार्टर अधिनियम के द्वारा 1854 ईस्वी में क्या है, किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, तो आप बोलेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। और कब किया गया था, तो 1854 में। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कब किया गया था, 1854 में। आगे आइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत में अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय प्रणाली की क्या है, शुरुआत हुई। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब, 1892 के तहत। भारत में कैसी संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, देश है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, आपका भारत। ठीक है ना। चलें आगे। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई।
मेटरनिक, बिस्मार्क, लॉयड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त संधियों की नीति जो है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। कौन अपनाया था? बिस्मार्क। ये सब 9th में आपको पढ़ना है नॉर्मली। आप सोच लीजिए कि आप डीएलएड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के 9th से है, 8 से है, ठीक है ना, कुछ 6 से है भी है, कुछ आपका जो है 10 से भी है, पूरे तरीके से। आगे आइए, बताता है जर्मनी का एकीकरण भी जो है कौन किया था? बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिस्मार्क को जाता है। बताता है बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का प्रशास नेतृत्व में क्या है चाहता था? बिस्मार्क किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था? वर्साय के नेतृत्व में, ठीक है ना, पूरे तरीके से। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर क्या है बना? तो बिस्मार्क जो है प्रशा का चांसलर कब बना? तो 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को जो है वो बाजीगर कहा था। तो बिस्मार्क को जो है बाजीगर कौन कहा था? विलियम प्रथम। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में क्या है किया? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के सम्राट कौन? विलियम प्रथम को राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो वर्साय के राजमहल में किया था। तो आप ध्यान रखिएगा गुप्त संधि किसके द्वारा चलाया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। यह आपका 9th का जो है हिस्ट्री से एक्सरसाइज शायद 1 से जो है ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं एनसीईआरटी से। आगे है आपका इनमें से कौन कोल विद्रोह में क्या है शामिल था? अभी देखिए 8 के एनसीईआरटी से ये, ठीक है ना, 8 में ये पढ़ना है पूरे तरीके से। बताता है आपका रानी शिरोमणि, चूड़ामन राय, बुद्धू भगत और क्या है? भैरव। आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम क्या है भैया? तो बुद्धू भगत कोल विद्रोह में क्या था? शामिल था, ठीक है ना। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर। कहाँ है भैया? झारखंड में। आप 8 में हिंदी में एक की कहानी पढ़ेंगे हुंडरू जलप्रपात, वो भी इधर ही पड़ता है छोटा नागपुर में। अच्छा जगह जाइए, घूम टहल के आइए। कोल विद्रोह जो है 1831 और 32 के बीच में क्या है हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में। कौन किया था? बुद्धू भगत। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। इस विद्रोह का स्वरूप जो है वो क्या था? आर्थिक और राजनीतिक था। ये ध्यान रखेंगे, आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे से ही जुड़ा होता है। कोल विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण उस इलाके में जमींदार और ठेकेदार द्वारा भूमि का अत्यधिक क्या है बढ़ाना हो गया था, जिसके कारण पर्यावरण नुकसान हो रहा था, वहाँ रह रहे जनजाति को जो है दिक्कत हो रहा था। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरवा, हो, महाली आदि जनजाति क्या करते हैं? निवास करते हैं, और इन्हें मैदानी लोग क्या कहते हैं? कोल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लोग विद्रोह किए थे, मुंडा, उरवा, हो, महाली। इसलिए हम लोग मैदानी लोग इनको कोल कहते हैं, इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बताता है यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्र में व्यापक रूप से क्या है फैला। कौन सा? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह रुक रुक कर कब तक चलता रहा? 1848 तक क्या है चलता रहा। कौन? कोल विद्रोह। तो आपको ध्यान रखना कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धू भगत। चलते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फसल गोल्डन फाइबर के रूप में क्या है जानी जाती है? तो गेहूं, चावल, मूंगफली, जूट। तो आइए देखते हैं, तो ऑप्शन से ही छट जाएगा, बाकी 3 खाद्य फसल है। चलिए इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, जूट फसल गोल्डन फाइबर के रूप में क्या है जानी जाती है। बताता जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। देख लीजिए, जूट के रेशों में सामान बन निर्माण करने में भारत विश्व में कैमा स्थान पे? पहला स्थान पे है। ध्यान रखिएगा। जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में, ठीक है ना। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ खोला गया था? रिसरा में, रिसरा नामक स्थान में। कब खोला गया था? 1855 में।
तो जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। कब खोला गया था? 1855 में। ठीक है ना। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। आपसे पूछेगा कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1971 में। फिर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। बताता है जूट एक व्यवसायिक क्या है? खरीफ फसल है। तो जूट कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। कैसा फसल है? तो व्यवसायिक, यानी हम लोग उसको व्यापार के लिए उत्पादन करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शन में थे वो कौन सा फसल था? खाद्य फसल था। आगे आइए। अगला है किस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, गांधी जिन्ना समझौता, गांधी लियाकत समझौता, गांधी चर्चिल क्या है समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किसके बाद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थापित किया गया था, स्थगित किया गया था। ठीक है ना, स्थगित होगा, स्थगित किया गया था। बताता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। बताता सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का क्या है? मिलन कहा था। तो गांधी इरविन समझौता का दो महात्मा को मिलन कौन कहा था भैया? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। दो महात्माओं का मिलन कौन कहे थे? सरोजनी नायडू। के एम मुंशी ने इस समझौता को भारत के संवैधानिक क्या है इतिहास में एक युग परिवर्तक का क्या कहा था? घटना। ये दो व्यक्ति के बीच में जो समझौता हुआ था, तो के एम मुंशी कहे थे कि भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक का क्या है? घटना है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को क्या है हुई थी? तो आपसे पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और किस समझौता के बाद जो है ना वो स्थगित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता के बाद। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। चले आगे। अगला है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1989, 1991, 1993, 1997। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में की गई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1991 में। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार की क्या घोषणा की? तो आप ध्यान रखिएगा कि जब नई जो है आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे भैया? तो तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है ना। नई जब आर्थिक नीति लागू की गई थी तो उस समय जो है भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नई आर्थिक सुधार का अगर रूपरेखा की बात करें, कब शुरुआत हो गया था? तो जब हमारे राजीव गांधी ही क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो उसी समय से जो नई आर्थिक सुधार का रूपरेखा क्या ना तैयार होना शुरू हो गया था। और ये कब होना शुरू हो गया था? 1985 में। और इसके 6 साल बाद 1991 में क्या लागू कर दिया गया। बताते हैं नई आर्थिक नीति 3 प्रमुख आयाम था। वो पहला कौन था? निजीकरण, जो आजकल आप लोग चिल्लाते रहते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसकी शुरुआत बी कब बोया गया था? 1991 में। ठीक है ना, किसका? निजीकरण का। और क्या है आपका? उदारीकरण, यानी लिबरल हो जाना भैया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार थोड़ा क्या हो जाती है? लिबरल हो जाती है। और उसका क्या है भैया? विश्व व्यापारीकरण पूरे तरीके से, यानी जिसको हम लोग वैश्वीकरण कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका वैश्वीकरण, आपका निजीकरण, उदारीकरण, ये जो है ना नई आर्थिक नीति का प्रमुख क्या था? आयाम था। ताकि अधिक से अधिक व्यापार बढ़े, अधिक से अधिक कनेक्टिविटी हो, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ताकि जो मंदी आया है उससे क्या किया जाए? निकला जा सके। लेकिन वर्तमान समय में देखिए कि आपका वैश्वीकरण की बात करें तो कैसा विकराल रूप ले रहा है। आपका निजीकरण की बात करें तो पूरा हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है ना वो निजीकरण के चंगुल में क्या है? फंसता जा रहा है। फिलहाल आगे आइए। अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नाम ही खतरनाक है। ठीक है ना, नर्मदा, तापी, महानदी और क्या है? गोदावरी।
तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो राज्य होगा तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नदी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगर ऊंचाई की बात हो जाएगा तो कितना मीटर है? 10 मीटर। फिर है येत्रा जलप्रपात कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। और ये भी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। आपका जो है ना कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे क्या है? ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है भैया? तो आपका क्या हो जाएगा भैया? कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर आपका चित्रकूट जलप्रपात, वो भारत का सबसे क्या है भैया? बौना जलप्रपात है। ठीक है ना? कौन सा? तो चित्रकूट जलप्रपात। जोग या जो है गरसोप्पा जलप्रपात जो है साबरमती नदी पर क्या है? स्थित है। फिर आपका क्या है? एलिफेंटा जलप्रपात, यह आपका कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। आपका एक और भी है, ठीक है ना? क्या है? खंडार जलप्रपात, ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है ना? चलते हैं आगे। आपका अगला है आपका अगला आपका है पृथ्वी के अक्ष के सिरे को कहते हैं अक्षांश, देशांतर, ध्रुव और क्या है? विषुवत रेखा। तो बताता है पृथ्वी के अक्ष के सिरे को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? बताता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी क्या है? घुमा करती है, उसे हम लोग क्या है? अक्ष कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि रेखा जितनी भी खींची गई है सब क्या है? काल्पनिक। पृथ्वी पर ढूंढिएगा मिलेगा थोड़ा। बताता है किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर तक या दक्षिण की कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। किसी भी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। बताता है किसी स्थान के प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आप पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली यह अक्षांश रेखा जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर क्या है? होती है, उसको हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? और क्या है? अक्ष किसको बोलते हैं? ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी के अक्ष के सिरे को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? आपका ऊपर वाला जो पॉइंट होता है और नीचे वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है ना? पूरे तरीके से चलें आगे। आइए। बताता है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व, इनमें से सभी। तो आप विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को डैश के रूप में क्या वर्गीकृत किया गया? तो किसके रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व के रूप में क्या है? वर्गीकृत किया गया। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सी भी, बी भी और ए भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ही यहाँ बोला गया कि संसाधनों को संभावित, विकसित, स्टॉक और क्या है? रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में क्या है? बांटा गया। तो आपका पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा क्या है? संचित कोष। अगर हम बात करें, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी सामग्री को संदर्भित करता है जो हमारे ज़रूरत और इच्छाओं को पूरा करने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। जो हमारे इर्द गिर्द जो है, जो भी चीज़ें दिखती है वो क्या है? संसाधन के रूप में। संसाधन की उत्पत्ति का आधार पर जो जैव, जैविक और क्या है? सॉरी, ठीक है ना? संसाधन की उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है? जैविक है। और आपका क्या है? अजैविक है। ठीक है ना? जैविक और क्या है? अजैविक में बांटा गया। संसाधनों को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में भी क्या किया गया है? बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर आपका जैविक, अजैविक है। और संसाधन को हम लोग नवीकरणीय और क्या है? गैर नवीकरणीय, जिसको प्राप्त कर सकते हैं और किसी को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। बताता अगर स्वामित्व के आधार पर बात करें
तो हमारा जो है ना व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में क्या है बांटा गया। ये आपको जानते हैं 10 में पढ़ना संसाधन के बारे में पूरे तरीके से, 10 और 12 में, ठीक है ना। पूरे तरीके से अगर 10 12 में जो ज्योग्राफी लेंगे उनको पढ़ना है, और 10 में तो सबको पढ़ना है ज्योग्राफी में संसाधन के बारे में। आगे आइए, अगला है निम्नलिखित में कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो बताइए, एक बार क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है ना। कौन, उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरमंज, सुंदरगढ़, कोइझर, जाजपुर आदि जिला में लौह अयस्क का क्या है खान है। कभी कभी पूछ देता है ये मयूरमंज कहाँ है, सुंदरगढ़ कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, उड़ीसा में। आप ही ध्यान रखेंगे सारे नाम को। विश्व में अगर लौह अयस्क उत्पादन की बात करें तो भारत कैमा स्थान पे है, चौथा स्थान पे, ठीक है ना। लौह अयस्क उत्पादन के मामले में भारत कैमा स्थान पे, चौथा। लेकिन कुल लौह इस्पात के संचित भंडार की दृष्टि से अगर देखें, ठीक है ना, तो विश्व का स्थान कैमा है, पांचवा, ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संचित के अनुसार देखा जाए तो पांचवा, और उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो क्या है, चौथा। बताता भारत में मुख्यतः कौन से पाए जाते हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लौह अयस्क क्या है पाए जाते हैं भारत में। हेमेटाइट और कौन, मैग्नेटाइट। चले आगे, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का कारण बनता है, किसके कारण, व्हाइट हाउस प्रभाव के कारण, रेड हाउस प्रभाव के कारण, ब्लैक हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह अवरक्त विकिरण को क्या है अवशोषित करती है, ठीक है ना। और CO2 का मूल स्रोत जो है वो कौन सा है, जीवाश्म ईंधन, जो हम लोग उपयोग करते हैं पेट्रोलियम, केरोसिन के रूप में। ये सब कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। डीजल, ये सब कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। ग्रीन हाउस एक छोटे कांच के घर की तरह दिखता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान पौधे को उगाने के लिए क्या है किया जाता है। और इसमें होता क्या है, आई नीचे दिया गया कि ग्रीन हाउस कांच पैनल प्रकाश को अंदर आने देता है लेकिन गर्मी को जो है वो बाहर निकलने क्या है नहीं देता। इसलिए इसका उपयोग हम लोग सर्दी में करते हैं पेड़ पौधा को क्या करने में, लगाने में, ठीक है ना। आप देखेंगे कहीं कहीं रास्ते में ग्रीन जैसा ढका हुआ होता है, उसके अंदर पेड़ पौधा लगा होता है, तो लाइट तो उससे जाता है लेकिन उससे उष्मा बाहर निकलती नहीं है। चले आगे, अगला है भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, दार्जिलिंग, शिमला, लद्दाख और क्या है पश्चिम घाट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे ऊंची सड़क जो है कहाँ, लद्दाख में मिलती है। कहाँ मिलती है, लद्दाख में। बताता है भारत के पूर्व लद्दाख उमली गला के पास जो है दुनिया का सबसे जो है ऊंचा सड़क बनाने में क्या है कामयाबी हासिल की। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, 19,300 फीट। विश्व के सर्वाधिक लंबाई वाली जो ऊंची सड़क सुरंग कौन सा है, अटल सुरंग, ठीक है ना। विश्व के सर्वाधिक लंबाई वाला सबसे ऊंची सड़क सुरंग कौन सा है, अटल सुरंग। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, 7 मई 1960 में। और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, 25 दिसंबर 2000 को। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। और विश्व के सर्वाधिक लंबाई वाला सबसे ऊंचा सड़क सुरंग कौन सा है, अटल सुरंग। चले आगे, और भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, लद्दाख में। चलिए, अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई, अतिचारण, गहन खेती, वनोन्मूलन, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकुलरली पूछा गया कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ उसका क्या कारण है। अगर इसे देखा जाए तो सब है भूमि निम्नीकरण का कारण, लेकिन पंजाब का खास कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो क्या है, अधिक सिंचाई, ठीक है ना। तो पंजाब की जो भूमि की उर्वरक क्षमता कम हुई है वो किसके कारण, अधिक सिंचाई के कारण। अत्यधिक सिंचाई से खेतों में नमी की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है जिससे अंततः इसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब। अब ज़्यादा पानी रहेगा तो स्वाभाविक है। अब भूमि की अगर निम्नीकरण की बात करें तो वो कौन कौन किस कारण से है,
आपका चराई से, वनों की क्या है कटाई से, और क्या है खनन से, ये सारी गतिविधि, और क्या औद्योगिकरण के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उससे। तो इस सब के कारण से जो है भूमि में क्या आता है निम्नीकरण आता है। लेकिन पंजाब में कहा गया कि सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या था, तो अधिक सिंचाई। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज्यादा तो सिंचाई होता है, यहाँ सबसे ज्यादा नलकूपा भी है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा नदी भी है सिंचाई के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।